गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चैप्टर 12 चल रहा है एटम्स। तो इसमें हमें आज क्या पढ़ना है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हम सबको पता है कि स्पेक्ट्रा आई थिंक आपने सुना हुआ होगा पहले भी, 12th क्लास में हो तो छोटी क्लासेस में ऑब्वियसली पढ़ा होगा आपने स्पेक्ट्रम, है ना। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम बताओ क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, कि अगर मैंने यहाँ पे कोई एक प्रिज्म रख दिया, इस प्रिज्म में से मैं एक वाइट लाइट को पास करती हूँ। वाइट लाइट देखो, आपको ना पेपर में मोनोक्रोमेटिक लाइट लिखा हुआ दिखेगा बहुत जगह, ऑप्टिक्स में भी पढ़ा है आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को ही हम वाइट लाइट कहते हैं, जिससे हमें रेनबो वाला कलर्स मिलते हैं, जिससे हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। जब वाइट लाइट को हम पास करते हैं किसी भी प्रिज्म से, तो उसके आगे जब हम कोई स्क्रीन रखते हैं, ठीक है, इस स्क्रीन के ऊपर ये जो वाइट लाइट है ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है आफ्टर पासिंग फ्रॉम द प्रिज्म, ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो कलर्स हैं ये आपको पता है कौन से होते हैं? वेवग्योर बनता है हमारा पूरा, ठीक है। और नीचे से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो वेवलेंथ हमारी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये तो हो गई आपकी बेसिक बातें। अच्छा, ये वेवलेंथ की रेंज कितनी होती है वाइट लाइट की? जो हमारी विजिबल रेंज जिसकी हम बात करते हैं, कहीं कहीं आपको 4000 एमस्ट्रॉन्ग टू 7000 एमस्ट्रॉन्ग भी लिखा हुआ मिलेगा, या फिर हम इसको 8000 भी लिख सकते हैं। एक हमने प्रॉपर रेंज कवर कर लिया। एक्चुअल में ये 3960 समथिंग होता है, ठीक है। 3960 से 7-8 समथिंग ऐसे आता है रेंज, तो इसीलिए हम ये 4000 टू 8000 एमस्ट्रॉन्ग हम इसको लिख लेते हैं, जिसमें ये पूरी रेंज कवर कर लेता है, ठीक है। अब देखो, जब ये पूरी एक रेंज चल रही है, ये जो कलर्स मिल रहे हैं ना हमें विबग्योर, ये इन रेंजेस के बीच बीच के कलर्स हैं, ठीक है। कलर्स का क्या मतलब है? हमें जैसे वॉयलेट है, सपोज वॉयलेट का जो है 4180 एमस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद इंडिगो का जो रेंज है, रेंज नहीं कहेंगे, इंडिगो का जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है वो है आपकी 4278, ठीक है। ये हमने रैंडमली ले लिया, इसके आसपास ही होती है। और जैसे रेड है, रेड का आपका हो गया 7880 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अब आप देखो, इनका एक स्पेसिफिक कलर, जो कलर है हमारा, उनकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 7880 है तो ये 7870 पे भी रेड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इनका पर्टिकुलर एक रेंज है, एक कलर है, सॉरी वेवलेंथ है इस कलर की, ठीक है। बट जो ये रेंज है ना, ये पूरी ही रेंज चलती है विबग्योर की, वी से आर तक। इसका क्या मतलब है? वॉयलेट और इंडिगो के बीच में भी बहुत सारी ऐसी शेड्स मिलेंगी आपको। जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपकी रेंज लिखी वॉयलेट और इंडिगो की, वॉयलेट का मैंने लिखा ये वाला और इंडिगो का मैंने लिखा ये वाला, ठीक है। 4180 और 4278, ठीक है। इनके बीच में आपका ऑलमोस्ट 100 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो 100 कलर्स और भी होंगे इनके बीच में, जिनको हम नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वॉयलेट और इंडिगो के मिक्सचर कलर्स हैं, शेड्स हैं उनकी। जैसे रेड होता है, रेड की बहुत सारी शेड्स होती हैं, इसी टाइप से वॉयलेट और इंडिगो के बीच में भी बहुत सारी शेड्स हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि विबग्योर के बीच में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स मिलते हैं, या हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हमें मिलती हैं। क्योंकि आप सोच के देखो, 4000 से 8000 जा रहे हो, तो इट मीन्स ऑलमोस्ट 4000 कलर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बट उन कलर्स को हम नहीं देखते, हम मेन कलर्स देखते हैं। जैसे वॉयलेट देख लिया, इंडिगो देख लिया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, क्योंकि ये हमारे मेन कलर्स होते हैं। और जो बाकी के इनके बीच के कलर्स मिल रहे हैं वो इनका क्या है? एक मिक्सचर है इनका, ठीक है। ये वो कलर्स इनकी शेड्स हैं, ठीक है। तो देखो, जब आप लोगों ने बचपन में कलर्स नेम पढ़े थे तो रेड पढ़ा था, ऑरेंज पढ़ा था, पिंक पढ़ा था, पर क्या आपने कभी पीच कलर पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ना, क्योंकि वो पीच कलर जो है वो ऑरेंज की ही शेड हो जाती है, ठीक है। पिंक और ऑरेंज की शेड में आ जाता है वो पीच कलर, ठीक है। तो इसीलिए अब आप देखो, एक कॉन्टीन्यूस कलर्स का हमें इसमें बैंड मिल रहा है। यहाँ पे जो ये है आपका, ये एक कॉन्टीन्यूस, सपोज ये स्क्रीन है आपकी, यहाँ मैंने 4000 से स्टार्ट किया, 8000 एमस्ट्रॉन्ग तक हमने देखा रेंज इसकी। तो यहाँ पे सारे कलर्स मिल रहे हैं हमें, यहाँ, मतलब इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। 4000 से 8000 तक हमें सारे कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं वॉयलेट से रेड के बीच में। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम मिल रहा है। समझ रहे हो ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब? अगर कोई डाउट है किसी भी बच्चे को, तो वो व्हाट्सएप पे, यहीं टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम को मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ, जब वीडियो अपलोड करना होता है बस तभी देखती हूँ, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम किसी वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें विबग्योर ही नहीं मिलता, उसके साथ साथ हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स भी मिलते हैं। ठीक है। सो उन कलर्स का जब हम एक सीरीज़ किसी स्क्रीन पे ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, दिस इज़ द स्पेक्ट्रम। अब देखो, ये कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस ये सब पढ़ेंगे अभी हम आगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस आपको एक समझ आ गया, जब हम एक नॉर्मल वाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से तब कॉन्टिन्यूस मिलता है। अब जो स्पेक्ट्रम है आपका, स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम भी आपका 2 टाइप्स का होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम जो इमिट करता है रेडिएशंस को, ठीक है, और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें ऑब्वियसली बात है, नाम से पता चल रहा है इसमें एब्जॉर्ब करते हैं। अब कैसे इमिट करते हैं या कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट हम इसका ले लेते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। आपकी बुक में ये हेडिंग्स ऐसे हाईलाइट करके नहीं दी हुई हैं, ये आपके स्पेक्ट्रल सीरीज़ में ही बीच बीच में दिया हुआ है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ये हेडिंग्स के थ्रू समझा रही हूँ। ठीक है, आप एक बार अपनी एनसीईआरटी की लाइंस भी रीड कर लेना। देखो, इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, मैंने एक ट्यूब ली, ठीक है, इस ट्यूब में मैंने कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स को रख दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने इस ट्यूब को, जो ये एटॉमिक गैस ट्यूब है, ठीक है, एटॉमिक गैस ट्यूब है ये आपकी, इसको अब मैंने हीट किया। ठीक है, हीट नहीं करेंगे, एक तरह से हम इसको क्या करेंगे, इसमें से एटॉमिक गैस को हाँ हीट ही करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एटॉमिक गैस ट्यूब को मैंने हीट किया बाय इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसमें से मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया। अब इलेक्ट्रिक करंट से क्या होगा, जो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके हीट हो जाएंगे। अब हीट होंगे तो इनके अंदर मूवमेंट्स होंगी, तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाते टाइम ये क्या करेंगे, अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस को इमिट करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, रेडिएशंस इमिट होंगी। अब मैंने क्या किया, इसके आगे प्रिज्म लगा दिया। ये जो गैस की रेडिएशंस यहाँ से निकल रही हैं, इमिट हो रही हैं, ये रेडिएशंस प्रिज्म के एक सरफेस पे जाके इंसिडेंट हो गई। ठीक है, आगे मैंने क्या करा, एक स्क्रीन प्लेस कर दिया। अब जो ये रेडिएशंस इमिट हुई हैं, इनकी वजह से मुझे स्क्रीन के ऊपर बाय पासिंग थ्रू द प्रिज्म एक स्पेक्ट्रम मिला यहाँ पे। बट ये स्पेक्ट्रम जो होगा ओनली 3 कलर्स का होगा। 3 स्पेसिफिक कलर्स मिले हैं मुझे। जो ये रेडिएशंस हैं, इनमें से सिर्फ ये जो रेडिएशंस हैं, इट कंसिस्ट ओनली 3 स्पेसिफिक कलर्स। ठीक है, वहाँ पे क्या थे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल रहे थे, पूरी सीरीज़ मिल रही थी, बट यहाँ पे सिर्फ हमें 3 वेवलेंथ्स मिली हैं। ठीक है, या फिर हम 3-4 को, मतलब एक स्पेसिफिक वेवलेंथ्स मिली हैं, ज़्यादा पूरा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिला है, कोई 3-4 कलर्स ही हमें मिले हैं, हम 3 सपोज करके चल रहे हैं। तो इनको जब हमने इस पे देखा, सपोज़ ये 3 कलर्स कौन से हैं, 4800 हो गया, 5460 हो गया, 7800 हो गया। ठीक है, एंगस्ट्रॉम ये वेवलेंथ है जो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, इस वेवलेंथ के कलर्स हमें यहाँ पे विजिबल हुए हैं। तो अब आप देखो, यहाँ पे सिर्फ हमें 3 कलर्स विजिबल हुए हैं, पूरा एक स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम विजिबल नहीं हुआ है, ओनली उस स्पेक्ट्रम के कुछ स्पेसिफिक 3 कलर्स हमें विजिबल हुए हैं। तो मैं कह सकती हूँ इस स्क्रीन पे मुझे सिर्फ ये 3 कलर्स यहाँ पे विजिबल हुए हैं। ये पीछे का सारा क्या हो गया, डार्क हो गया, और इसमें सिर्फ मुझे ये 3 कलर्स अपीयर हो रहे हैं। ये 3 कलर यहाँ पे ब्राइट शो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, इनकी जो वेवलेंथ है ये यही है, 4800, 5460 एंड 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को, जिसमें हमें कुछ स्पेसिफिक सर्टेन कलर्स ही मिलते हैं, उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है, कॉन्टिन्यूस का एंटोनिम होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब देखो, जो ये स्पेक्ट्रम आपको मिला है ना, ये इसके अगर हमें सिर्फ 3 कलर्स दे दिए जाएं, ठीक है, तो हम उन 3 कलर्स की हेल्प से भी बता सकते हैं, उनकी वेवलेंथ्स की हेल्प से, कि हमारी जो गैस है वो कौन सी फील्ड है इस ट्यूब के अंदर। ठीक है, सपोज़ ये कोई एटॉमिक गैस है, लाइक हीलियम ही हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नियॉन हो गया, कोई भी हो गया। सपोज़ ये हाइड्रोजन गैस है, हमें हाइड्रोजन के कलर्स पता होने चाहिए, 3 कलर्स कौन से ये इमिट करता है हाइड्रोजन। अगर वो 3 कलर्स उन्होंने दिया है और तब कहा है कि आइडेंटिफाई द एटॉमिक गैस पैक्ड इन द ट्यूब, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, दिस इज़ द इमिशन स्पेक्ट्रम। अब देखो, इस इमिशन स्पेक्ट्रम की हम एटॉमिक मॉडल में, जो बॉयस का मॉडल था, उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ये तो आप उसका प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, अब इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उन्होंने कहा, देखो, उन्होंने सबसे पहले एक चीज़ है एनर्जी, जो हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, कल परसों जब भी आपकी जो क्लास हुई थी, उसमें हमने एक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन।
और एक जनरल फार्मूला जो होता है इसके लिए आप यहाँ Z² भी लगा सकते हो कि अगर हाइड्रोजन की जगह कोई और एटम है तो हम उसका यहाँ एटॉमिक नंबर पुट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोहर्स ने कहा था कि अगर मैं पहले एक न्यूक्लियस के अराउंड उसकी शेल्स बना लूँ और उसके ऑर्बिट्स बना लूँ, चार ऑर्बिट्स हो गए इसके, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। ये कह रहे हैं अगर हम हाइड्रोजन एटम का मॉडल देख रहे हैं, अभी हम पेपर में हाइड्रोजन एटम का ही आता है। अगर फर्स्ट हाइड्रोजन एटम में हमें पता है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो फर्स्ट शेल में रखा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैंने हीट किया, ठीक है, जो एटॉमिक गैस रखी थी ना इसमें ट्यूब में, ये मॉलिक्यूल्स को जब हीट किया, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स को हीट किया तो ये इलेक्ट्रॉन हीट होके एक्साइट हुए अपनी नेक्स्ट स्टेट में, ठीक है। और जब ये एक्साइट हुए अपनी नेक्स्ट स्टेट में तो एक्साइट होने के लिए इनको एनर्जी चाहिए थी। अब फर्स्ट देखो इनिशियली फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो क्या होगी, एनर्जी निकालने से एन को 1 पुट करके फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 ही आ जाएगा क्योंकि एन 1 हो गया, जेड भी 1 हो गया फॉर हाइड्रोजन, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा सेकंड की देखें, अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें तो 4 हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हुआ तो कितना बचा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। E3 ऐसे ही आ जाएगा आपका -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। E4 आएगा आपका, एक मिनट इसको रब कर लेते हैं, E4 आ गया आपका -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये चार एनर्जीज हैं आपकी। फर्स्ट ऑर्बिट की है -13.6, इसकी है -3.4, -1.51 एंड -0.85 फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी, ठीक है, बाय पुटिंग द n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो अब जब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में अभी रिवॉल्व कर रहा है, तो इस टाइम इसकी जो एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन की वो कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये वाली, ठीक है। बट अब इसको हमने हीट किया, हीट करने से इसके अंदर एनर्जी आई और अभी एनर्जी को लेके ये एक्साइट हो जाएगा अपनी सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे, ठीक है, नेक्स्ट ऑर्बिट में। तो उस एनर्जी में उस ऑर्बिट में एक्साइट होने के लिए इसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, देखो सेकंड जो ऑर्बिट है इसमें -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी -13.6, तो -13.6 में अगर मैं प्लस कर दूँ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो मेरा आ रहा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स the electron which revolves in first orbit should require the energy of 10.2 electron volt to excite in the second state, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन ने गेन की 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एंड देन ये एक्साइट हो गया, ट्रांजिट कर गया नेक्स्ट ऑर्बिट में, इस वाले ऑर्बिट में आ गया, ठीक है। अब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी पार्टिकल अपनी स्टेबल स्टेट से अपनी हायर एनर्जी लेवल में जाता है, देखो जो जहाँ पे लाई कर रहा था हाइड्रोजन का, अगर मैं KLMNF वो लिखती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हाइड्रोजन का यहाँ 1 आता है, तो मीन्स जो K शेल है ये इसके लिए स्टेबल शेल है, ठीक है, स्टेबल रहेगा ये इलेक्ट्रॉन इसमें। पर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हो जाएगा तो ये वाली जो शेल है या ऑर्बिट है ये इसके लिए अनस्टेबल हो जाएगी, अनस्टेबल रहेगा ये इनमें। जैसे आप अपने घर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो बट जैसे कि आप अपने किसी रिलेटिव के घर में जाते हो तो आप वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं रह पाते हो, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पर थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल या अनस्टेबल रहते हो, तो इसीलिए आप सोचोगे मैं अपने घर वापस चला जाऊँ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही सेकेंड शेल में गया वहाँ पर उसने क्या किया, उसको अनस्टेबल फील हो रहा था तो इसलिए वो ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं रहा, तो वो अपने उसी शेल में दोबारा से आना चाहता है फर्स्ट शेल में। अब वो फर्स्ट शेल में कैसे दोबारा आएगा, फर्स्ट शेल में ऑब्वियस सी बात है जब उसने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को गेन किया और -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अब इक्वेट कर लिया उसने अपने आप को, तो दोबारा -13.6 में आने के लिए उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लूज़ करना होगा, है ना, तभी तो वो अपने उसमें स्टेबल रहेगा। तो अब जब ये लूज़ करेगा अगेन, अब ये लूज़ करेगा कितना, इसी सेम एनर्जी को लूज़ करते टाइम ये लूज़ अब कैसे कर रहा है एनर्जी को, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस और वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, फोटोन इज ऑल्सो रेडिएशन ना। तो अब ये क्या कर रहा है, फोटोन्स को लूज़ कर रहा है व्हेन ट्रांजिट फ्रॉम द सेकेंड ऑर्बिट टू द इट्स ग्राउंड स्टेट, इट्स ओरिजिनल स्टेट, जो इसका ओरिजिनल स्टेट था फर्स्ट स्टेट उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड ऑर्बिट। तो उसमें आने के लिए क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स और इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। अब देखो जो ये फोटॉन्स हैं इनकी एनर्जी क्या होगी, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल्स, है ना, जो एनर्जी लूज़ कर रहा है वही तो इस फोटोन की एनर्जी होगी। तो हम इस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं, फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल En2 माइनस En1, अपने एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होकर अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी थी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
अब इसने क्या किया, एक्साइट हुआ अपनी फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, और फर्स्ट एनर्जी स्टेट कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आ गया, 13.6 और ये आ गया आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनिशियली उसने गेन किया था, अब वही 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो लूज़ करके अपनी फर्स्ट इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में। आई होप अब ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जब ये फोटॉन्स को इसने इमिट किया, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन बार बार आएगा, इमिट करेगा, तो इसी तरह से इसने 3 कलर्स इमिट किए, जिसको हम कह रहे थे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ठीक है। और देखो एक चीज़ और आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं, वैसे वैसे ही हमारी जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। क्योंकि हमारी नेगेटिव में जितनी कम वैल्यू होती है वो उतना ही ज़्यादा नंबर बड़ा होता है। तो इसीलिए देखो, आपको एक बार चार्ट बना के दिखा दूँ जिससे कन्फ्यूज़ ना हो आप लोग। ये बहुत ही बचकानी बात है, पर कोई बात नहीं। 1 2 3 4 ऐसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जब 0 है तो ये -1 -2 -3, जितना जितना ज़्यादा हम लेफ्ट साइड चलते हैं उतनी ज़्यादा हमारी वैल्यूज़ जो होती हैं वो कम होती चली जाती हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सपोज़ कहीं -13.6 है और ये क्या है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा तो अपनी उसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट दिखाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल्स में अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है, और लोअर एनर्जी लेवल्स में वो मोर स्टेबल रहते हैं। समझ आ गया ना। तो अब इसके कुछ पॉइंट्स तो मैंने ये सारे आपको समझा ही दिए हैं। हाँ, ये सारा ही हो गया है। आपकी बुक में थ्योरी दी हुई है, तो वहाँ से आप इसके नोट्स बना लें, पॉइंट टू पॉइंट करके लिख लें। फर्स्ट पॉइंट में जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक बार आपको समराइज़ कर रही हूँ, अगर लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ एन शेल्स इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ शेल्स। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज़ होती है, नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 है, विच इज स्मॉलर देन द सेकेंड ऑर्बिट हुज एनर्जी इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी। हम जब इलेक्ट्रॉन को हीट करते हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एंड जंप्स टू हायर एनर्जी लेवल फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। अब वो अपने ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर गया बाय गेनिंग और बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जो वो जंप किया नेक्स्ट ऑर्बिट्स पे, उसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, और जहाँ से वो जंप किया उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी अनस्टेबल इन हायर एनर्जी लेवल्स, दैट्स वाई इट रिटर्न्स बैक टू इट्स, और वी कैन से डी एक्साइटेड टू इट्स ग्राउंड स्टेट और lower energy level by losing the energy in form of photon or radiation. Now fourth last point is the energy of such photon is equal to the difference in energy of two orbits involved in transition. और फॉर्मूला आप ये लिख देंगे, इसके बाद ये आप करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो आपका ये फॉर्मूला है ये वाला, एक हम इसको लेंगे, एक हमने जो एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला लिखा था ये वाला लेंगे, फिर इससे किसी जो ये कलर्स को इमिट कर रहे हैं उन कलर्स की वेवलेंथ को हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला, लिख लेना अच्छे से, डेरिवेशन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम लिख रहे हैं E इज इक्वल्स टू -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक हमारे पास एनर्जी का ये फॉर्मूला है, ठीक है। देन एनर्जी ऑफ फोटोन, जो एक जनरल फार्मूला होता है, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में डी ब्रॉगली वेवलेंथ में, hc/λ, ठीक है। और एक हमने यहाँ पे पढ़ा है एनर्जी ऑफ फोटोन, क्या पढ़ी, En2 - En1, ठीक है। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, hc/λ इज इक्वल्स टू En2 - En1, ठीक है। अब देखो ये ई फोटोन के इक्वल है, ठीक है, या फिर आप इसके इक्वल भी कर सकते हो इसको, या फिर हम इक्वल नहीं करते हैं, हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। En2, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में n2 की वैल्यू, n को 2 पुट करती हूँ तो ये क्या आता है, सॉरी n² है ना, या तो n को n2 रखती हूँ और यहाँ पे n को n1 रखती हूँ, तो ये आ जाएगा Z² अपॉन n2² माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में -13.6 Z² अपॉन n1²। अब देखो यहाँ से 13.6 और Z² कॉमन आ जाएगा दोनों साइड से, तो सॉरी यहाँ तो hc/λ चल रहा था ना लेफ्ट साइड, hc/λ -13.6 Z²। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचा आपका, n2 और n1²। अब देखो n1 जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं पहले लिख लूँगी, और ये माइनस का टर्म है तो इसको मैं बाद में लिखूँगी, तो 1/n1² - 1/n2², ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ से 1/λ को मैं लिख सकती हूँ -13.6 Z² अपॉन hc n1² - 1/n2²,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू पता है सबको 6.623 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड यूनिट, याद रखना। सेकेंड इज स्पीड ऑफ लाइट c 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, z को हम 1 पुट कर देंगे फॉर द हाइड्रोजन एटम। अब इन तीनों की वैल्यूज़ को अगर मैं इसमें पुट करती हूँ और इसको सॉल्व करूँ तो ये मेरा आंसर आ रहा है, अच्छा यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब ये n1 आगे यहाँ अंदर आएगा तो ये माइनस को मैं यहाँ प्लस कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस को कॉमन नहीं ले रहे थे, ओनली 13.6 z² को हमने कॉमन लिया है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.09 इंटू 10⁻⁷ 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, दिस वन इज इक्वल टू 1/λ, ये वैल्यू। अब देखो इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखो और अपनी कहीं पे भी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं फिज़िक्स की, मेजरमेंट्स दी हुई हैं, वहाँ पे आप नोट करें तो ये वैल्यू होती है आर का इक्वल। आर कांस्टेंट होता है आपका, जैसे कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है, प्लांक्स कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट होता है, इसी तरह से आर होता है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, जैसे एवोगैड्रो नंबर होता है, ऐसे ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट होता है, ये याद रखना, ये आर के इक्वल होता है। इसीलिए इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया फिर नील बोहर ने और लिख दिया 1/λ इज इक्वल्स टू आर 1/n1² माइनस 1/n2²। दिस इज द डेरिवेशन टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन, जो फोटोन इमिट हो रही है उनकी वेवलेंथ्स को, इसमें उनके कलर्स को फाइंड करने का ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे z भी पुट नहीं करते किसी भी एटम के लिए, अगर हम यहाँ तो हमने हाइड्रोजन के हिसाब से निकाला है फॉर्मूला, बट अगर आपको हाइड्रोजन के हिसाब से नहीं निकालना तो आप इस z को स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमने 1 पुट किया था तो वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ z भी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है।